नमस्कार बच्चों, आज अध्ययन करेंगे फिराक गोरखपुरी की दूसरी कविता गज़ल। पहली कविता रुबाइयों का अध्ययन कर चुके हैं और अब अध्ययन करेंगे गज़ल। तो गज़ल एक काव्य विधा है और गज़ल कहते किसको हैं? देखो, गज़ल कवि के अंतर्मन के भाव हैं जो किसी एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। शेरों का समूह यानी पंक्तियों का समूह, ठीक है। एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं, दूसरे शेर को जो अंतिम शेर है उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल वो संवाद है जो किसी व्यक्ति के हृदय की बेचैनियों और विचारों के मंथन से जो कुछ उत्पन्न होता है, गज़ल उसी को कहते हैं। तो गज़ल क्या है? एक संवाद है जो कहाँ उत्पन्न होता है? जो किसी व्यक्ति के हृदय की बेचैनियों और विचारों के मंथन से जो कुछ उत्पन्न होता है, गज़ल उसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कहते हैं, एक गज़ल आपके लिए है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, इनमें तुकबंदी भी है, एक बहर भी है इसमें, ठीक है, विरह की भावना भी है इसमें। इसी प्रकार से ये गज़ल लिखी जाती है। आगे पहली गज़ल। नो रसगुंचे पंखुड़ियों को, नो रसगुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, यहाँ उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नो रस बेटा नया, जवान युवा, नाजुक कोमल, बू खुशबू महक गंध, तोले हैं खोलते हैं, गुंचे फूलों की कलियाँ, गिरे हैं बंधन या गांठें में गुत्थियाँ, गुलशन बाग बगीचा। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। पर तोले हैं यानी पंख खोले हैं, मतलब उड़ने को, जिस प्रकार पक्षी उड़ने को पंख खोले रहता है, उसी प्रकार से जब किसी कली प्रस्फुटित हो जाती है तो उसमें ऐसा लगता है कि वो अपने गुलशन में अपनी खुशबू और रंग को फैलाने के लिए, उड़ने के लिए तैयार है। आगे देखते हैं प्रसंग। तो आप कैसे लिखेंगे प्रसंग में? प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण में छाए अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण में छाए अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया है। तो व्याख्या में कैसे करेंगे? तो कवि का कथन है कि वसंत ऋतु फूल की कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती है। जो वसंत ऋतु है, फूल की कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती है, या उद्यान में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। तो कवि का अभिप्राय यह है कि वसंत ऋतु के आगमन पर युवा कलियां अपने पंखुड़ियों की कोमल गुत्थियों को खोल देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने हेतु अपने पंखों को खोल रही हो। संपूर्ण बाग में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है, और संपूर्ण बाग में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु के आगमन पर एक उद्यान की, एक बगीचे की शोभा की क्या की गई है? एक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ने के लिए तैयार हो गए थे। रंगो बू, रंग और बू खुशबू और फूलों के रंग, ये उड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वसंत ऋतु है जो कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों खोल देती है और उद्यान में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। तो यहाँ पर कवि का अभिप्राय यह है कि वसंत ऋतु के आगमन पर युवा कलियां अपने पंखुड़ियों की कोमल गुत्थियों को खोल देती हैं, कोमल गांठों को खोल देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने हेतु अपने पंखों को खोल रही है। मतलब
फूलों के रंगों की खुशबू, फूलों के रंगों की खुशबू, याद रखना, फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने हेतु अपने पंखों को खोल रही है। संपूर्ण बाग में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है। अब है काव्य सौंदर्य। पहली पंक्ति, भाई इसका क्या सार है? तो पहली पंक्ति में यही है, वसंत ऋतु के आगमन पर उद्यान की शोभा की अभिव्यंजना हुई है। उद्यान की शोभा की अभिव्यंजना हुई है। ठीक है। भाषा उर्दू फारसी है। अनुप्रास पदमैत्री संदेह स्वर मैत्री अलंकारों की छटा है। कोमल कांत पदावली है। बिंबी योजना अत्यंत सुंदर है। प्रसन्नता का गुण है, यानी प्रसाद गुण है। और अभिधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरी गजल। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ पर दूसरी गजल में रात्रि के गहन अंधकार में तारों के टिमटिमाने का सुंदर चित्रण किया गया। रात्रि के गहन अंधकार में तारों के टिमटिमाने का सुंदर चित्रण किया है। देखो प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से अवतरित है। इसमें गोरखपुरी ने रात्रि के सौंदर्य का चित्रण किया है। क्लियर बात। दूसरा, कवि कहता है कि रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। क्या कर रहा है कि रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, मतलब जर्रा जर्रा सोया है, यानी कण कण सोया हुआ है। संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस गहन अंधकार में भी तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसे टिमटिमा रहे जैसे अर्धरात्रि के बाद आंखों पर नींद हावी हो जाती है और पलकें झपकाना शुरू कर देती हैं और अपनी आंखें झपकाना शुरू कर दी। इससे अपूर्व सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। तो अपनी आंखें झपकाकर अपूर्व सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कवि लोगों को संबोधन करते हुए कहता है कि हे प्यारों, क्या करें कि हे प्यारों, तुम सब सुनो, तुम सब सुनो, सब में यानी रात्रि में सन्नाटे कुछ बोले। रात्रि में चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा कुछ रहस्य कहता है, कुछ रहस्य कहता है। सन्नाटे कुछ बोले हैं, मतलब यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे काव्य सौंदर्य। रात्रि के गहन अंधकार में, पहली पंक्ति आपको बताएं मुख्य विषय वस्तु के बारे में लिखनी है। रात्रि के गहन अंधकार में तारों के टिमटिमाने का सुंदर चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास पदमैत्री स्वर मैत्री स्वाभाविक अलंकारों की छटा है। गजल का प्रयोग है। गजल छंद है, एक तरह से गजल क्या है, एक छंद का प्रयोग है। गजल छंद है, इसमें प्रसाद गुण है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। आपसे पूछ रहे कौन सा छंद है, गजल छंद है और प्रसाद गुण है। इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जर्रा जर्रा में जब 2 वर्ड बार बार आ जाते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, 2 गजल हो गई। तीसरी गजल, ये आक्रमणीयतावादी लोगों के लिए है। देखो पढ़ते हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। तो एक यानी एक यहाँ पे मिला, एक ही काम यानी एक ही। किस्मत भाग्य है, ठीक है, बाकी लेवे हैं यानी लेती है। तो इसका प्रसंग कैसे देखो, यह पद्यांश फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से लिया गया है, जिसमें कवि ने चित्रित किया है कि इस दुनिया में मनुष्य अपनी किस्मत को रोता रहता है। इसमें किया है कि इस दुनिया में मनुष्य अपनी किस्मत को रोता रहता है। व्याख्या कैसे लगाई? कवि कहता है कि इस जहां में, मतलब इस संसार में आक्रमणीय इंसान जो काम से जी चुराता है व्यक्ति है, या उसकी किस्मत, दोनों को एक ही कार्य मिला है। इस संसार में आक्रमणीय इंसान हो या उसकी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला है। वह काम है कि समय समय पर ऐसा इंसान अपनी किस्मत को रो लेता है और किस्मत उसको रो लेती है, यानी दूसरा एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं।
अर्थात कवि का अभिप्राय यह है कि इस संसार में आदमी अपनी किस्मत को रोता रहता है। कौन सा आदमी? अक्रमणीय आदमी मतलब जो काम से जी चुराने वाला इंसान है, वो अपनी किस्मत को रोना रोता रहता है। वह अपना कर्म सत्यनिष्ठा और परिश्रम से नहीं करता है, आजीवन किस्मत के सहारे होकर उसे दोष देता रहता है। ठीक है बेटा, आगे देख। काव्य सौंदर्य, वही पहली पंक्ति, मुख्य बात है इसकी। काव्य सौंदर्य में पहली बात, तो कवि ने किस्मत के सहारे बैठे अकर्मणीय व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है। किस पे किया है? अकर्मणीय व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है। जो व्यक्ति काम से जूझ चुराते हैं उन लोगों पर कटाक्ष किया है। भाषा उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास पदमैत्री स्वरमैत्री की छटा है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है और गजल छंद का प्रयोग है। इस गजल छंद का प्रयोग। अगली, जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश यानी इच्छा आदि को प्रकट करने या सूचनार्थ शब्द ही काश है। ठीक है, पर्दा मानी रहस्य, भेद खोलना एक तरह से। तो इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां आरोभाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बदनाम करने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। इन पंक्तियों में कवि ने बदनाम करने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। यहाँ पर किस पे कटाक्ष किया है? जो लोग दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं उन लोगों पर कटाक्ष किया है। तो कवि का कथन है कि इस दुनिया में जो लोग मुझको बदनाम करना चाहते हैं, कवि कहता है कि मुझको बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, मेरे ऊपर बुराई का दाग लगाना चाहते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरा भेद खोल रहे हैं या खुद का ही भेद खोल रहे हैं। तो यहाँ कवि का अभिप्राय यह है कि संसार में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से बदनाम होते हैं। मतलब इस संसार में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से बदनाम होते हैं। अर्थात ऐसा करके वे दूसरों को बदनाम नहीं करते, बल्कि अपने चरित्र के रहस्य को खोलकर बतलाते हैं। मतलब उनका चरित्र कैसा है, उनके जीवन का रहस्य कैसा है, उसको खोलकर बतलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में वही पहली पंक्ति लिखेंगे कि इसमें क्या मुख्य बात है। कवि ने बदनाम लोगों की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। ठीक है, बदनाम लोगों की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। ठीक है, अनुप्रास पदमैत्री संदेह स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। गजल छंद का प्रयोग है। शैली भावपूर्ण। शैली क्या है? भावपूर्ण। ठीक है, अगली गजल। ये कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए हो सो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए हो सो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो कीमत यानी मूल्य, दाम, बदरुस्ती ए हो सो वास, विवेक के साथ दुरुस्त करना, बदरुस्ती होसवास, बदरुस्ती यानी विवेक के साथ, अदा चुकाना, दीवाना यानी प्रेमी या चाहने वाला। तो जो प्रसंग है देखते, तो वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां आरोभाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने का चित्रण किया है। प्रेम की कीमत अदा करने का चित्रण किया है। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करके कहता है कि, मतलब यहाँ किसको संबोधित करना? अपनी प्रेमिका को यानी प्रिया को संबोधित करते कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ, पूरे होशोहवास से प्रेम की कीमत भी चुका देने को तैयार है। हम पूरे होशोहवास में प्रेम की कीमत भी चुका देने को तैयार हैं। ठीक है, किसको संबोधित करता है? अपनी प्रेमिका को। हम पूरे विवेक के साथ, पूरे होशवास के साथ प्रेम की कीमत को चुका देने के तैयार हैं और तुम्हारा सौदा करने वाला अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार है। अर्थात तेरा सौदा करके अपने पास रखने का
दीवाना भी बनने को तैयार है। तो ये पंक्ति का भावार्थ है। तो यहाँ पर एक प्रेमिका के लिए अपना सब कुछ क्या किसी भी दाव लगाकर उसे अपने पास रखना चाहता है या उसे अपनाना चाहता है। ये उसने क्या है कि पूरे होश हवास से मैंने तुमसे प्रेम किया है और जो भी कीमत है हम अदा करने के लिए तैयार हैं, चाहे मुझे पागल ही क्यों ना होना पड़े, अपना सब कुछ ही क्यों नहीं दाव पे लगाना पड़े। ये कह रहा है कवि। काव्य सौंदर्य, तो यहाँ पर कवि एक प्रेमिका के प्रति अपने अन्यतम प्रेम को व्यक्त किया है। पहली पंक्ति में लिखे तो यहाँ कवि प्रेम की कीमत को अदा करने की बात करता है और उसके लिए अपने प्रियतमा के लिए सब कुछ दाव लगाने के लिए पूरे होश हवास से उसे अपनाने की बात करता है। तो उर्दू फारसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास पद मैत्री स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग है, छंद गजल है, बिंब सुंदर सार्थक है, सटीक है, भावपूर्ण शैली का चित्रण हुआ है। ये 5 गजल हैं आज की। दूसरे वीडियो में हम अगली 5 गजलों का अध्ययन करेंगे। आप इसे पढ़ना, ठीक है, इनका बार बार सहस्वर वाचन करना, फिर इसका भाव प्रसंग देखना, फिर इसका व्याख्या देखना, फिर इसका काव्य सौंदर्य देखना। आप पढ़ेंगे बार बार तो आपको ये संपूर्ण याद हो जाएगी। धन्यवाद।